वेस्ट इंडीज की मेंस टीम जो कि गई है आयरलैंड के दौरे पर और खेलेगी 3 T20 मैच की सीरीज, जिसके पहले इन्होंने कुछ दिन पहले एक ओडीआई सीरीज भी 3 मुकाबलों की खेली थी, जिसमें से एक मुकाबला इन्होंने जीता, एक मुकाबला आयरलैंड की टीम ने जीता, एक मुकाबला बारिश में धुल गया, जो कि काफी हद तक चांसेस थे कि वेस्ट इंडीज की ही टीम जीतती। तो निश्चित रूप से जो 2 मैचेस में इनकी बढ़त रही थी काफी हद तक, जिसमें एक मैच जीता भी, तो उसका तो कॉन्फिडेंस होगा। तो आयरलैंड की टीम को T20 सीरीज के अंदर जहां पर 3 मुकाबले खेले जाएंगे ब्रेडी क्रिकेट क्लब के मैदान पर, 3 के 3 मुकाबले, लेकिन फिलहाल ये जो पहला T20 मैच है जो कि 12 जून को शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से आयरलैंड के अंदर ये मैच दोपहर को या शाम को आप कह सकते हैं कि 3 बजे से एक डे मैच के रूप में खेला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कंडीशंस की भी बात कर लें तो वेदर फोरकास्ट हमको बताता है कि काफी हाई चांसेस यहां पर होंगे कि बारिश होगी, और बारिश हो ना हो, कंडीशंस यहां पर क्लाउडी होंगी, तो मैच चाहे किसी भी टाइम पर हो, चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो, शुरुआत में तो तेज गेंदबाजों के लिए इस तरीके की कंडीशन में मदद होती ही है। और ऐसी कंडीशन जहां भी आपको देखने को मिल जाती है, टाइमिंग मैटर नहीं करता, कोई भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी तो सीधा यहाँ पर फील्डिंग करने की फैसला करेगी, भले बारिश हो या ना हो। कंडीशंस ऐसी है कि फील्डिंग करना ही प्रेफरेंस होगा किसी भी टीम का। और वैसे भी पिछले 4 T20 मैचेस इस ग्राउंड पर जो खेले गए हैं, 2 बार यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैच जीती है, एक बार तो टाई हुआ है, एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। जिसमें स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे ना तो 148, 111, 124, 119, 137, 149, 137, 131 के जो स्कोर्स हैं वो क्लियर कट, और खास करके पहली इनिंग के जो स्कोर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लियर करेगा कि ज्यादा बड़े स्कोर्स यहाँ पर इस मैदान पर बनते हैं नहीं, स्पेसिफिकली बैटिंग टीम के लिए। और उसमें भी अगर आप पावर प्ले के स्कोर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 34 पर 2, 38 पर 4, यहाँ पर एक मैच गया है जिसका पावर प्ले बहुत अच्छा था, 68 के स्कोर पर कोई विकेट गिरा नहीं, लेकिन उसके बावजूद टीम जो सामने बैटिंग कर रही थी वो 149 रन ही बना पाई। तो कुछ पिच यहाँ पर होती ही ऐसी है कि जब आप स्कोरिंग करने जाएंगे तेजी से, जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, हालांकि 20 ओवर का ही गेम है, स्टिल स्कोरिंग करना यहाँ पर उतना आसान होता है नहीं। और इसी वजह से देखेंगे ना तो पेसर्स को यहाँ पर केवल 4 ही मैचेस में 31 विकेटें मिल गई हैं, 17 पहली इनिंग में, 14 सेकंड इनिंग में। स्पिनर्स को भी 11 विकेटें मिली है, 6 विकेट पहली इनिंग में, 5 विकेट सेकंड इनिंग में। तो ओवरऑल काफी बैलेंस मैच आपको होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो भी टीम अच्छी बॉलिंग करेगी वो आज के इस मैच को जीतेगी। लेकिन ये चीज देखना कि एक्चुअली वेदर कैसा रहेगा टॉस के बाद, और साथ ही साथ पिच कैसी होने वाली है, वो काफी जरूरी होगा, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा टॉस के बाद। और फाइनल टीम भी उसकी बेसिस पर जो मेरी बनेगी स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं दूंगा। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का आपको मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, ताकि अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। बाकी ये है आपके सामने स्क्वाड आयरलैंड की टीम का, जिसमें कई सारे चेंजेस भी हैं। बेसिकली ये बैटिंग ऑर्डर आपको दिखाई पड़ेगी प्लेइंग 11 के साथ, जहां पर बेंच पर भी स्टीफन डोहेनी, लियाम मैकार्थी और गेविन होए हैं, जिसमें से अगर स्टीफन डोहेनी को टीम चाहे तो खिला सकती है, जो ओपन भी करते हैं, नंबर 3 पर भी आते हैं। हालांकि चांसेस ज्यादा हैं कि पॉल स्टर्लिंग के साथ ओपन आपको रॉस अडेयर करके देंगे। लोरकान टकर नंबर 3 पर, हैरी टेक्टर नंबर 4 पर, टीम टेक्टर नंबर 5 पर, और उसके बाद आएंगे जॉश डॉकरेल, इनके ऑलराउंडर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते हैं। बाकी मार्क अडेयर हैं, बैरी मैकार्थी हैं, ये दोनों भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के अलावा। मैथ्यू हम्फ्री के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, बेन व्हाइट है लेग स्पिनर, और जोशुआ लिटल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। तो अच्छी खासी वैरायटी भी इनके पास है जब बॉलिंग यूनिट मौजूद है, जिसमें पावर प्ले में कौन बॉल करेगा, डेथ में कौन बॉल करेगा, उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इनका करियर T20 फॉर्मेट के अंदर, इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट के अंदर कैसा चला है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे, जहां पर पॉल स्टर्लिंग 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, 3656 रन है, 26 का बैटिंग एवरेज है। उसमें पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 35 है, सेकंड इनिंग का 22, मतलब इनका करियर जो रहा है उसमें पहली इनिंग में इन्होंने ज्यादातर रन बनाए हैं, ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से। ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स के भी करियर को T20 फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जॉश डॉकरे जिनके 144 मैचेस 1100 से ज्यादा रन है, 83 विकेटें भी है, वो भी देख सकते हैं। बाकी बॉलिंग में चाहे वो मार्क अडेयर हो, चाहे बैरी मैकार्थी हो, या जो भी बॉलर हो, उनके भी मैचेस के नंबर्स और विकेटों की संख्या तो देख ही पाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे ना कि स्ट्राइक रेट पहली इनिंग सेकंड इनिंग का क्या है, लेकिन उसमें जैसा आपने देखा कि लियम मैकार्थी और गेविन होए जैसे दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी डेब्यू कर देने का बाकी है इंटरनेशनल T20 में। बाकी डोमेस्टिक T20 में क्या आंकड़े हैं, खास करके गेविन होए के, जो कि लेग स्पिनर एक ऐसा नाम है जो वेस्ट इंडीज की टीम को काफी हद तक परेशान करता है, वो काफी जरूरी होता है। अगर वो प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलता है तो उसके बारे में जानना काफी जरूरी है। वो तो आपने देखा, बाकी फॉर्म कैसा चल रहा है फिलहाल इन प्लेयर्स का वो भी आप देख लीजिए। और आपको ये भी बता दूं, जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया था ना, कुछ ही दिन पहले इन्हीं दोनों टीमों के बीच में वनडे सीरीज भी हुई थी, और उस वनडे सीरीज के अंदर पॉल स्टर्लिंग काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी पारियां नहीं आई थी, 26, 54 और 8 रन की ही 3 पारियां आई थी, लेकिन टच में दिखाई पड़े थे कम से कम। उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थे, ये एक अच्छे नाम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी रॉस अडेयर, इनका फॉर्म देखेंगे तो रिसेंट टाइम में थोड़ा सा ये चोटिल हो करके भी कई बार बाहर हुए हैं, तो उतना कॉन्फिडेंस इन पर बनता दिखाई नहीं पड़ता। बाकी लोरकान टकर ये काफी बढ़िया फॉर्म में है, कंपैरिजन के तौर पर बहुत
ज्यादा बड़े बड़े रन बन करके नहीं आए हैं, लेकिन कंपेयर करें बाकी बैटर से तो बेहतर फॉर्म में है। इसके बाद हैरी टेक्टर एक ऐसा नाम है जो अपनी बैटिंग के साथ साथ अपनी बॉलिंग के लिए भी काफी बड़ी यूटिलिटी लेकर के आते हैं। कभी कभी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर देते हैं जरूरत पड़ने पर, और बाकी कंडीशंस ऐसी है कि जिसमें चांसेस तो मुझे कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका फॉर्म देखें तो 0-56, 0-1, 120 कंसिस्टेंसी को लेकर के इश्यू इनका भी रहता है। लेकिन ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक है आयरिश टीम के अंदर। इसके बाद टीम टेक्टर का बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा, हालांकि स्मॉल लीग की बेसिस पर हमारी टीम में बनते नहीं। बाकी जॉश डॉकरल ने रिसेंट टाइम में अब बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और पहले बीच में क्या हो रहा था कि केवल एज ए बैटर खेल रहे थे, बॉलिंग कर नहीं रहे थे। लेकिन अभी वनडे सीरीज में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी और बैटिंग तो करके देते हैं, तो इस वजह से भी काफी अच्छे यूटिलिटी ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी मार्क अडेयर और बैरी मैकार्थी दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें खास करके बैरी मैकार्थी ने अभी वही वनडे सीरीज में ही शानदार बॉलिंग करके जबरदस्त फॉर्म दिखाया था, बैटिंग से रन भी बना करके दिखाए थे। और उसके साथ साथ मार्क अडेयर एक ऐसे बॉलर है जो इस तरीके की कंडीशंस में जहां पर आसमान में बादल हो, वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर है जो बैटिंग में अच्छी खासी कर देते हैं। बाकी मैथ्यू हम्फ्री एज ए स्पिनर ठीक ठाक फॉर्म में है, बेन व्हाइट एज ए लेग स्पिनर उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, लेकिन स्पिन बॉलिंग एक ऐसा नाम है जो परेशान करती है वेस्ट इंडियन टीम को, खास करके अगर हालांकि विकेट पर अगर धूप पड़ी होती तो ज्यादा यूटिलिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन होते हैं, जो कि फिलहाल तो आज के इस मैच में होता दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन लेग स्पिनर जो होते हैं बेन व्हाइट, वो अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं या तो गेविन होए ही अगर खेल जाते हैं ना, तो जो भी खेलेगा वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा इस टीम के खिलाफ। बाकी जोशुआ लिटिल का फॉर्म देखेंगे तो थोड़ा सा उतना बेहतर है नहीं। स्टीफन डोहेरी अपने फॉर्म के ही दम पर प्लेइंग इलेवन के अंदर या स्क्वाड के अंदर जगह बनाते दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर खेलते हैं ये प्लेइंग इलेवन के अंदर टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं ना, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं अपनी फैंटेसी की टीम में ले जाने के लिए। हालांकि वो चीज आपको मैं केवल ग्रैंड लीग के लिए कहूंगा, बाकी केविन होए के भी फॉर्म को अगर आप देख करके रखें तो काफी जरूरी है, जो कि बॉलिंग के साथ साथ अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं देखते हैं हेड टू हेड के स्टैट्स की। जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 मैचेस होते हैं तो उसमें पॉल स्टर्लिंग के 8 मैच 210 रन है, 38 का बढ़िया एवरेज है। लेकिन उसके अलावा बाकी प्लेयर्स या तो खेले नहीं है एज बैटर, जिसमें हैरी टेक्टर खेले जरूर है, 3 मैचेस केवल 34 रन है। बाकी जॉश डॉकरल के 4 मैच में 7 रन है, 5 विकेट है। मार्क अडेयर के 2 मैच में विकेटलेस गए हैं, 4 मैच में केवल 1 विकेट है बैरी मैकार्थी का, तो थोड़ा सा सैंपल साइज भी कम है, और जो है भी और वो आंकड़े उतने प्रॉमिसिंग किसी खिलाड़ी के है नहीं जिसके दम पर आप किसी को टीम में लेकर के आ पाए। बाकी जोशुआ लिटिल का जो T20 का एक्सपीरियंस है वो दिखाता है कि 3 मैच में 3 विकेट इन्होंने चटकाई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी, तो ये भी एक अच्छा नाम जो कि पूरे 4 ओवर करेंगे, पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग भी करके देंगे, तो इस वजह से भी जरूरी हो जाते हैं। इसके बाद आकर के अगर आप वेन्यू के नंबर्स देखेंगे तो इस मैदान पर, जो कि इनका एक तरह से होम ग्राउंड भी है आयरिश टीम का, तो इस मैदान पर पॉल स्टर्लिंग के नंबर्स बहुत ही धमाकेदार हैं। लेकिन बाकी बैटर्स या तो खेले नहीं है तो सैंपल साइज काफी छोटा है, जिसमें जॉश डॉकरल के 5 मैच में 5 विकेट हैं, मार्क अडेयर के 5 मैच में 14 विकेट हैं। और इस मैदान पर मार्क अडेयर बहुत ही खतरनाक बॉलिंग ऑप्शन बनते हैं, और जैसी कंडीशन होने वाली है उसमें तो और बेहतर। बाकी बैरी मैकार्थी के 1 मैच में 1 विकेट है, बेन व्हाइट के 1 मैच में 2 विकेट हैं, जोशुआ लिटिल के 6 मैच में 6 विकेट हैं। तो ओवरऑल जो भी हमने कंक्लूजन यहां तक आते आते निकाला है ना, उसमें पॉल स्टर्लिंग तो एक बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं बैटिंग यूनिट में से। बाकी बॉलिंग में मार्क अडेयर और उसके साथ साथ यहाँ पर बेन व्हाइट को लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना, या अगर बेन व्हाइट की जगह पर गेविन होए खेल गए तो इनको भी अपनी टीम में रखना ही रखना है। दोनों में से कोई एक खेलेगा तो जो भी खेलेगा वो आपकी टीम में होगा। और उसके बाद अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो बैरी मैकार्थी भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं, और जोशुआ लिटिल के बारे में भी मैं भूल ही गया था, इनको भी टीम में रखना ही रखना है। और बैरी मैकार्थी उसमें अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी बैटिंग यूनिट में से कोई सबसे भरोसेमंद नाम है तो वो यहाँ पर एक हैरी टेक्टर है, एक जॉश डॉकरल है, जिनको अपनी टीम में आप रख लेकर के जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी जॉश डॉकरल को तभी रखना है जब पहली इनिंग की बैटिंग हो, वरना इनकी खास जरूरत पड़ने वाली आपको है नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करूंगा चीजें आपने समझ ली हैं कि प्लेयर सिलेक्शन कैसे करना आपको आयरलैंड की टीम की तरफ से। बाकी इनके प्लेयर्स की भी कमजोरियों को देखें तो उसमें पॉल स्टर्लिंग एक ऐसा नाम है जो स्पिन ठीक ठाक खेलते हैं, दाहिने हाथ की तेज गेंदबाजी पर काफी बार विकेट देते हैं, 99 गेंद पर 108 रन बना करके 11 बार आउट हो चुके। तो अगर ये शुरुआत में आउट हुए तो ही निश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन होंगे। बाकी रॉस अडेयर ऑफ स्पिन पर 1 बार आउट हो चुके, 3 गेंद पर 1 रन बना करके। हैरी टेक्टर भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 138 गेंद पर 170 रन बना करके 11 बार। तो सामने की टीम में क्या कोई ऑप्शन है ऑफ स्पिनर के रूप में, वो भी देखना जरूरी होगा। बाकी लोरकान टकर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग पर थोड़ा सा फंसते हैं, तो निश्चित रूप से दाहिने हाथ की तेज गेंदबाजी और ऑफ स्पिन बॉलिंग वो काम कर सकती है। बाकी जॉश डॉकरल भी राइट आर्म फास्ट बॉलिंग पर फंसते हैं, जो कि निश्चित रूप से वेस्ट इंडीज के पास ऐसे ऑप्शन तो कई सारे हैं, जिसमें एक नाम तो आपको अल्जारी जोसेफ का ही दिखाई पड़ जाएगा, जेसन होल्डर का दिखाई पड़ जाएगा, रोमारियो सेफर्ट का दिखाई पड़ेगा। और फास्ट बॉलिंग
बैटिंग ये लोग करना जानते हैं, 140 प्लस की क्लॉक को टच करते हैं, निश्चित रूप से अच्छी गति इनके पास है। बाकी वेस्ट इंडीज का बैटिंग ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, जिसमें कीसी कार्टी भी आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इनकी टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे ना, तो रोस्टन चेज को भी यहाँ पर आप प्लेइंग 11 में देखेंगे। हालांकि इनको इस T20 सीरीज में खेलना था नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि जायद गुली नाम के इनके जो लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, इनको वीजा इश्यूज हुए अकील हुसैन की तरह। हालांकि अकील हुसैन तो पहुंच चुके हैं, इंग्लैंड में भी खेल गए अभी लास्ट के 2 T20 मैचेस, लेकिन जायद गुली का भी लेकर के कोई अपडेट फिलहाल फाइनल हुआ है नहीं। और अगर जायद गुली पहुंच नहीं पाते तो रोस्टन चेज वहीं पर बने रहेंगे, वरना ये वापस चले जाएंगे। चूंकि टेस्ट कैप्टनसी पा चुके हैं तो टेस्ट मैचेस की तैयारी करेंगे। फिलहाल तो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर ये बनता दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग जो होगी और जो 4 ओवर के मेन बॉलर्स होंगे वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। इनका भी करियर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें से अभी जायद गुली को T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में डेब्यू करना बाकी है, और इवन किसी कार्टी भी अभी तक इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेले। और अगर आप इनके डोमेस्टिक T20 मैच में देखें तो 20 में 425 रन 28 का एवरेज है, और इस प्लेयर को मैं काफी हाईली रेट करता हूं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम में अगर किसी कार्टी होते हैं, और जब भी इनको हमने टीम में रखा है इन्होंने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस करके दी भी है। और अभी आयरलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई थी, उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ भी एक वनडे सीरीज हुई थी, उसमें किसी कार्टी खेले भी थे, और उन सभी मैचेस में धमाकेदार परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी। 29, 103, 22, 170, 102, यानी कि पिछले अगर आप 6 मैचेस इनके उठा ले या पिछले 5 मैचेस, तो उसमें तो 3 सेंचुरी है। तो कमाल के फॉर्म में है। और उसके साथ साथ जॉनसन चार्ल्स और एमिल लेविस है, जिनका कंसिस्टेंसी को लेकर के साफ इश्यूज हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, जो बहुत अच्छे फॉर्म में कभी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन किसी कार्टी को लेकर के वो कोई दिक्कत आपको है नहीं। अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर है तो सीधे ना सिर्फ इनको बल्कि साई होप को भी आप टीम में रख सकते हैं, जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैचेस में आखिरी 2 मैचेस में खास करके काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 45 और 49 रन की। बाकी जिसमें सरफेन रदरफोर्ड ने तो लास्ट मैच बॉलिंग भी करी थी और इन्होंने आउट किया था जोस बटलर को, तो इनके साथ एक प्लस पॉइंट सरफेन रदरफोर्ड के साथ होता है। हालांकि रोमन पावेल ने धमाकेदार बैटिंग करी थी, और इनके बारे में आपको मैं हमेशा बता रहा था कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ सबसे बेहतरीन खेलते हैं, तो उस टीम के खिलाफ काफी कमाल करते दिखाई पड़े। तो इन दोनों में से तो कोई एक प्लेयर तो आपकी टीम में बनता है, अगर आप ओपनर्स के साथ नहीं जा रहे हैं। बाकी रोमारियो सेफर्ड ने भी 2 मैचेस तो बड़े अच्छे खेले, आखिरी मैच इनका अच्छा नहीं गया, लेकिन निश्चित रूप से एक यूटिलिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन है। जेसन होल्डर को लेकर भी मैं वही चीज कहूंगा, जो बल्ले और गेंद दोनों से परफॉर्म करते हैं। गुदाकेश मोती का उतना अच्छा फॉर्म रहा नहीं है विकेट निकालने के मामले में, लेकिन अकील हुसैन ने रिसेंट के 3 मैचेस में 4 विकेटें निकाली है। अलजारी ज्यादा बेहतर पिक दिखाई पड़ते हैं। और बाकी अगर खिलाड़ी देखें तो चूंकि रोस्टन चेज को खेलने को लेकर के कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर खेल गए जिसके चांसेस ना के बराबर हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छे ऑप्शन है। वरना इनको निश्चित रूप से अपनी टीम में आपको रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इसको देखने के बाद कि कैसा फॉर्म है, जिसमें निश्चित रूप से हैवी दिखाई पड़ रही है वेस्ट इंडीज की टीम, आपको हेड टू हेड के आंकड़े भी दिखा दूं, जिसमें जॉनसन चार्ल्स के एक मैच में आयरलैंड के खिलाफ 24 रन है। एमिल लेविस के आंकड़े ज्यादा बेटर है, 38 का एवरेज है। उसमें सरफेन के एक मैच में 26 रन है, 1 विकेट है। रोमन पावेल के एक मैच पे 6 रन है, 2 मैच पे 2 विकेट है रोमारियो सेफर्ड के। इसके साथ साथ जेसन होल्डर नहीं चले हैं, हालांकि ये निश्चित रूप से एक अच्छे ऑप्शन होंगे ऐसी पिचेस पर जहां पर अलजारी जुजफ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुल खिलाड़ी जो है 5, इनको लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन उसी में साई होप ऐसे प्लेयर जो खेले तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ किसी कार्टी भी नहीं खेले हैं, लेकिन सीधे हमारी टीम में आते हैं। अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर होंगे तो निश्चित रूप से हेवीली आपको सारे प्लेयर लेकर के चल रहे हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से, ये बात तो क्लियर यहाँ पर होती है। बाकी इस मैदान पर खेलने को लेकर के T20 फॉर्मेट में कोई भी आपको एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का। लेकिन जब आप प्लेयर बैटल देखेंगे ना, तो एक चीज तो आपको मैं हमेशा बताता हूं कि स्पेसिफिकली लेग स्पिन के खिलाफ इनके आंकड़े आप देख लीजिए सभी खिलाड़ियों के। इसमें किसी कार्टी जो कि T20 खेले ही नहीं है तो वो तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन चाहे जॉनसन चार्ल्स हो, चाहे एमिल लेविस हो, चाहे साई होप हो, तेज गेंदबाजी तो अच्छा खेलते हैं, लेग स्पिन इनकी कमजोरी है। वो चीज आपको आंकड़ों में ही दिखाई पड़ जाएगी। और उसके साथ साथ सामने की टीम में है लेग स्पिनर 2-2, तो अगर उसमें से जो भी खेलेगा तो इंपॉर्टेंट नाम हो गए ही। बाकी सरफेन रदरफोर्ड तो ऑफ स्पिन पर भी विकेटें देते हैं, जोशुआ लिटिल पर भी पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन पर तो विकेटें देती हैं। बाकी रोमन पावेल भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, जिसमें सामने की टीम में हैरी टेक्टर जैसा एक ऑप्शन है जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन करता है। बाकी रोस्टन चेज भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, ये चीज आपको दिखाई पड़ी। जिसमें ओवरऑल तो काफी हद तक समझ में यही आता है कि वेस्ट इंडीज की टीम में भारी पड़ेगी, लेकिन कप्तान के 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके सामने जो कॉमन होंगे, जिसमें ये 3 डिफरेंशियल नाम है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसी में हमारे जो स्मॉल लीग की टीम फिलहाल अभी के लिए इस मैच की बन पा रही है, वो आपके सामने जिसको आप बना करके सेव कर सकते हैं। लेकिन फाइनल टीम जो बनेगी ना, वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद ही बनेगी, ये देखने के बाद कि वेदर और पिच कैसी है, जो कि आपको मैं काफी हद तक बता भी चुका हूं। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। तो दोनों को जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।